ओम खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए इस फरवरी के आरंभ काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों बहुत महत्वपूर्ण समय है। बृहस्पति महाराज आपके धन भाव में चल रहे हैं, पिछले 4 महीने से वक्री थे, अब होने जा रहे हैं मार्गी। सही दिशा में सफलता, यानी सही दिशा में जो कार्य होंगे उसके द्वारा सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। बुद्धि के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, सही दिशा के स्वामी हैं बृहस्पति महाराज। और जब वक्री हो जाते हैं ना तो क्या होता है, नज़र इनायत बदल जाती हैं और जब रास्ता हमको ऐसा जो सही ज्ञान की तरफ होता है उसकी बजाय ताकत बढ़ जाती है वक्री ग्रह की, लेकिन जो दिशा है वो विशेष तौर पे हमको गलत तरफ ले जाता है, लंबे रास्ते दिखाने लगता है, ज्ञान का थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति अब मार्गी हो रहे हैं इस फरवरी में। साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो शुक्र महाराज 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर में प्रवेश करेंगे। करीब करीब काफ़ी लंबे समय तक या वहीं स्थित रहने वाले वक्री मार्गी होते होते जिस प्रकार से बैठेंगे, ये भी आपके लिए तो हमको दिखाई देता है कि कुछ प्रबल अच्छा लाभ का रास्ता आपके लिए खोल सकते हैं। कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया स्थिति, यदि आप इसके कुछ खास उपाय कर लें। जी हाँ, ये खास उपाय भी हम बताएंगे आपके लिए किस प्रकार के रहने चाहिए। और ऐसे में क्योंकि राहु के साथ विद्यमान है तो राहु के साथ जो भी ग्रह जाता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो शुक्र की पूरी जो ताकत है वो पूरी उसको बढ़ाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं वो भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का योग रहेगा। इस फरवरी में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है विद्या के क्षेत्र में। इस वक्त बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम के दिनों चल रहे हैं, बच्चे एग्जाम में चल रहेंगे। शनि महाराज ऐसे में विद्या स्थान को भाव बुद्धि भाव को देखेंगे और वो अस्त भी होने वाले हैं। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र रहेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि शत्रु पक्ष थोड़ा भारी हो सकता है। जीवन में खाली आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र महाराज राहु के साथ विद्यमान होकर 12वें भाव में बैठे वाले हैं कि जो कंफर्ट्स हैं वो किस प्रकार से आपको कहाँ पहुँचाने वाले हैं। चंद्रमा तो रोज परिवर्तन होता ही है, तो इन सब का प्रभाव क्या होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 फरवरी की, शनिवार का अवसर, माघ मास चल रहा है, तृतीया तिथि है, गुप्त नवरात्रि का योग सुंदर बना हुआ है और ऐसे में उसके साथ चतुर्थी का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है दिन तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए इस समय का पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शनि के साथ युक्त होकर चंद्रमा आपके 11वें भाव में जो विराजमान होकर बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ की स्थिति बनाएगा, अच्छा योग देगा। भगवती गौरी को प्रसन्न करें। तृतीया है, सिंदूर श्रृंगार की सामग्री भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवती का पूजन करें, अच्छा रहेगा। वरदान प्राप्ति का दिन है क्योंकि इस दिन चतुर्थी का भी संयुक्त साथ हो गया है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनिवार माघ मास में ये योग बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वरदान प्राप्ति के लिए है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी कीजिएगा। शनि महाराज का लाभ, कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। शुक्र भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र महाराज। ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रबल राजयोग कारक योग बनाते दिखाई देंगे और आपकी किस्मत, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी किस्मत उनके जीवन साथी के हाथ में होगी। प्रसन्न करने का प्रयास करें। जीवन साथी जितना प्रसन्न उतने अच्छे योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। 2 तारीख का यदि बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, पंचमी के साथ में योग हो गया है और दिल्ली के पंचांग के अनुसार से यदि हम बात करें तो बसंत पंचमी का योग इस बार क्षय तिथि से युक्त है। बहुत सारी शादियां होती हैं इस दिन, बहुत सारे मुहूर्त लोग अंशुसाय के रूप में कर लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्षय तिथि में कोई भी कार्य, नया कार्य, जीवन का नया बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है उसके अंदर। उसका उपाय बहुत ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन थोड़ा ऐसा दिखाई देता है कि अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा, थोड़ी एंजाइटी बढ़ाने वाला रहेगा, तो इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। ग्रहों को शांत करें। अच्छा होगा कि भगवान सूर्य की आराधना करें। नवग्रह शांति के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में, रविवार है तो नवग्रह शांति महायज्ञ का इस बसंत पंचमी के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सम्मिलित हो सकते हैं और
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि, इस प्रकार से नवग्रहों का संपूर्ण यज्ञ रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक सुंदरकांड का पाठ रहेगा, तो आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। गायत्री का जप कीजिए। ग्रह थोड़े भारी हैं, आपको अननेसेसरी खर्चे को बचाना चाहिए। आपको 3 तारीख का दिन बात करें, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा भारी दिखाई देता है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आप महामृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक काम कर लें। एक उपाय, मंदार के पुष्प भगवान को अर्पित करें। मंदार षष्ठी है इस दिन। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा, परिवर्तन का योग बनेगा। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 4 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, ग्रह परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत खास रहेगा। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं रात्रि में। बृहस्पति इस दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इस विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ऐसा बहुत सुंदर तिथि है, भानु सप्तमी की तिथि है, सूर्य का जन्म दिवस है। देखिए, आपको लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ चंद्रमा का जन्म दिवस, सूर्य का जन्म दिवस, मंगल का जन्म दिवस, इन सब ग्रहों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, ये तक वर्णित किया गया है। तो शास्त्र में वर्णित है, भानु सप्तमी, माघ मास की सप्तमी के दिन सूर्य ने अनादिकाल में इस दिन से प्रकाश देना आरंभ किया था। तो एक तरह से ये तिथि उनका जन्म दिवस मानी जाती है। सूर्य का अवश्य पूजन करें, सूर्य को जल दीजिए। भानु सप्तमी आरोग्य सप्तमी कही जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं, नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बृहस्पति परिवर्तित होकर आपकी राशि में धन का आगमन, लाभ का आगमन, सम्मान का आगमन करने के आने 2-3 महीनों में योग बनाने वाला है। पद प्राप्ति का योग देने वाला है। प्रमोशन के कार्य यदि रुके हुए हैं तो उसमें देने वाला है। कोई बिजनेस कार्य यदि रुका हुआ है तो वहाँ उन्नति देने के योग बनाने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए ये बृहस्पति का मार्गी होना थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। कंपटीशन बढ़ने वाला है आपके लिए। ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं तो बहुत तेज गति से कार्य होंगे, लेकिन थोड़ी ये परिवर्तन का समय है, बहुत तेज गति से कार्य करने के योग बनने वाले हैं इस 2025 में। ऐसे में आपको बहुत चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए चीज़ों को, ग्रहों का क्या योग आपके लिए बनने वाला है, और उसके लिए नक्षत्र इत्यादि समझते हुए, दशाओं को समझते हुए आपकी मूल जन्मपत्री की विवेचना भी आपको सही रूप से करा लेनी चाहिए। क्योंकि 2025 यदि हम मेष राशि वालों के हिसाब से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। और इस दिन खास तौर पे हमने इस शुभ तिथि को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ, गुप्त नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं। आप समय जानकर उसमें भाग ले सकते हैं। लाभ का रास्ता आपके लिए सुंदर रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 3 और 4 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, तो उसमें गंडमूल के नक्षत्र में जो जन्म लेगा बच्चा, उनके लिए मूल शांति अवश्य करानी चाहिए उनके माता पिता को। 5 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो गुप्त नवरात्र की अष्टमी का योग है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बहुत सुंदर बना हुआ है, एनर्जी बहुत अच्छी है और आगे बढ़ने की स्थिति है, और बहुत सारी चीज़ों में जो उत्साह की आवश्यकता है वो पूरी तरह से आपकी राशि में व्याप्त होकर बैठे हुए हैं। कई ग्रह बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, लेकिन बुध और सूर्य की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, बुध वहाँ थोड़े शक्तिहीन हो गए हैं, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत रहेंगे। तो बुध को थोड़ी शक्ति दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो हरी चीज़ों का दान, गणेश जी का स्तवन, भगवती गौरी का स्तवन करें। अष्टमी है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में 9 दिनों में पूरा यज्ञ रखा ही हुआ है, तो हो सके तो आप भी उसमें अपने नाम से कम पूर्णाहुति में बैठने का प्रयास कर सकते हैं, जो कल अगले दिन पूर्णाहुति का योग बनने वाला है। 6 तारीख का दिवस, 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होकर आने वाले 2-3 दिन के लिए आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। गुप्त नवरात्रि का इस दिन अंतिम दिवस है, नवमी का योग पड़ रहा है और ये आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहा है। ये समय विशेष तौर पर परमात्मा से आशीर्वाद, भगवती से का आशीर्वाद, माता पिता का, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का दिन दिखाई देता है। और जो कार्य बंद भी थे उनमें भी आप हिम्मत कर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त करने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें अवश्य दिखाई देते हैं। देखिए, अवश्य आशीर्वाद का ही आपकी कार्य कुंडली में योग बना हुआ है इस वक्त, इसलिए पुण्य कार्य कर आशीर्वाद का अकाउंट थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कर लीजिए इन 2-3 दिनों में, यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित हो सकता है। 7 तारीख का दिवस यदि शुक्रवार का दिन है, उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुद्ध महाराज भी जो बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में थे, थोड़ी शक्ति प्राप्त करने के योग बना रहे हैं, क्योंकि वो धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और ये योग उनके लिए अच्छा है। बुद्ध थोड़ा सा जो कमज़ोर चल रहे थे, सूर्य के साथ अस्त चल रहे हैं, कम से कम थोड़ी स्थिति अवश्य प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे में कोशिश ये करें थोड़ी हरी चीज़ों का दान कर दें, गौशाला में थोड़ा दान पुण्य करवाएं, हरा चारा इत्यादि, पालक इत्यादि ये भिजवा देंगे तो बुद्ध को और शक्ति प्राप्त होगी। और एक बात और ध्यान रखें, बुद्ध के लिए एक उपाय हम अवश्य बताते हैं। बहुत सारे लोग जब बुद्ध कमज़ोर होता है तो कोई पन्ना पहना देता है, कोई कुछ और कर देता है। हम कहते हैं वाणी, बुद्ध का संबंध जिह्वा से है। ऐसा ध्यान रखें कि जिह्वा से कोई अपशब्द ना निकले, गलत शब्द ना निकले, कोई गलत वाणी मुख से उच्चारित ना हो। यदि अपशब्द मुख से उच्चारण होंगे तो बुद्ध और खराब हो जाएगा, चीज़ों को खराब करने की और स्थिति दे देगा। तो संयम, वाणी का संयम बरतने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए, बुद्ध का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 8 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए परिवर्तन की तरफ जगह भागती रहते हैं और ये परिवर्तन मंगल के साथ चंद्रमा युक्त होकर तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में आपके लिए बना रहा है। थोड़ा सा आपको आलसी करता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र इस दिन इन दिनों चल रहे हैं कि थोड़ी सी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि कर लेंगे काम वाली स्थिति, हाँ करेंगे, होगा, देखेंगे, करेंगे, ये स्थिति बन रही है। और यही कारण है जो अननेसेसरी कई लोगों में तो वजन बढ़ने की शिकायत भी बनती दिखाई देगी। देख लीजिएगा ये जो स्थिति ग्रह नक्षत्रों के योग बन रहा है कि इन दिनों ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि वजन आपका किसी न किसी कारण से, आलस के कारण से बढ़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखें स्वास्थ्य के मामले में। आवश्यकता है थोड़ा स्वार्थी बनकर अपने ऊपर ध्यान देने का प्रयास करें। इस दिन शनिवार है, एकादशी का पर्व है, माघ का महीना चल रहा है और साथ साथ जया एकादशी का योग बन गया है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कीजिए। कहा जाता है कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर हो, कोई प्रेत बाधा भी हो तो इस दिन भगवान विष्णु का यदि सुंदर रूप से पंचोपचार पूजन कर कर उनका चरणामृत ग्रहण कर लें। जो कहा गया अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पिशाच बाधा से ही मुक्ति हो जाती है। इसके लिए विशेष कार्यक्रम पूजा पाठ के रहते हैं जो विशेष तौर पर भैरव जी की आराधना करके इस दिन यज्ञ किए जाते हैं। उससे कहा जाता है कैसी भी पिशाच बाधा हो, नेगेटिव एनर्जी हो, वो जीवन से दूर करने का योग बना सकते हैं। और ये वर्णन विशेष तौर पर शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है। यदि हम समझें तो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा वर्णन जो है वो विशेष तौर पर पद्म पुराण के अंदर आया है। और पद्म पुराण के अंदर इस तिथि के अंदर कहा जाता है कि यदि पूरी रूप से पूजा कर कर भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो पिशाच बाधा से भी मुक्ति होने के योग बन जाते हैं। 9 तारीख का अवसर, रविवार की तिथि है उस दिन और द्वादशी तिथि है, भीष्म द्वादशी का योग बन रहा है, तिल द्वादशी का योग बन रहा है। देखिए तिल का बड़ा महत्व है इस महीने में। किसी भी कारण से तिल खाने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। इस महीने में ही तिल खाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और ये तिल क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आरोग्यता प्रदान करने की योग बनाता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के जो है कहा जाता है कि स्किन से ही हुई है, उनकी त्वचा से, उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है तिल। इसलिए भगवान विष्णु की समस्त पूजाओं में चावल की जगह तिल का उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ, सफ़ेद तिल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उपयोग इत्यादि के लिए। तो भीष्म द्वादशी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। थोड़ा सा अपने टाइम को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। फालतू के कामों में आपके मित्रगण, दोस्तगण, रिश्तेदार आपके समय को बर्बाद करने का योग बना सकते हैं। थोड़ा सदुपयोग करें, समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भीष्म द्वादशी है, तर्पण करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन विशेष तौर पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, तर्पण किया जाए, गायत्री का यज्ञ किया जाए। इसी क्षेत्र में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ रखा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो खुद यज्ञ में बैठना चाहते हैं रविवार के दिन दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में, जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में ये आश्रम है, वहाँ कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, आश्रम में बैठते हैं, यज्ञ करते हैं माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और यदि आप बहुत दूर बैठे हैं, अपने लिए पंडित जी की व्यवस्था कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क साध कर जो नंबर्स दिए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। और सूर्य के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा जिस प्रकार का योग बनाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये विशेष तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई देगा। इस दिन सोम प्रदोष का योग बन रहा है, कुंभ का अवसर, सोम प्रदोष का योग। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये तिथि ऐसी है कि जो महापर्व बन जाता है। कुंभ के में स्नान करके ऐसे में शाम के समय यदि वहीं भगवान शंकर की पार्थिव पूजा कर ली जाए, बिलपत्र अर्पित कर दिया जाए, तो कहा जाता है कि सहस्त्रों कन्या के बराबर जो दान करने का पुण्य प्राप्त होता है वो योग बन जाता है। काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजयेव शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र की वाक्य है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे प्रदोष का योग अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बना हुआ है वो आपके लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है, लाभ का योग है। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है, उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से, वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है, तो राशि तो बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है, तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष रूप से अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगायोग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है? हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषीगणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल, जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य जन को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है,
जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।